नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं हिंदी साहित्य के वस्तु इतिहास सरस्वती पांडे को लेकर के। जैसा कि दोस्तों हम सरस्वती पांडे में पेज नंबर 1 से पेज नंबर 40 तक अध्ययन कर चुके हैं और आज फिर पुनः थोड़ा पीछे से 40 से ही स्टार्ट करते हैं। कभी भी दोस्तों हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक मुझे शेर याद आ रहा है कि मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो इसी मेहनत को हम लोग बढ़ाते हुए आज पेज नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 40 पर सरस्वती पांडे में शब्द आज हम लोग बात करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से विकारी और अविकारी शब्द हुए थे। तो विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया को पढ़ेंगे और अविकारी में क्रिया विशेषण संबंध सूचक और समुच्चय बोधक विस्मयाद बोधक को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं संज्ञा क्या है। जिसे किसी वस्तु भाव या जीव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अर्थात इस संसार में जो भी चीजें हैं यदि उनका नाम है तो वह संज्ञा है। सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राम जाता है वह जाता है, तो राम के स्थान पे वह प्रयोग हुआ तो यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, लड़का क्या है, संज्ञा है, तो उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा है, अच्छा है या बुरा है, तो वह क्या कहलाएगा, विशेषण। आइए देखते हैं क्रिया को। जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना लिखना सोना जागना, अधिकतर जिस शब्द में ना आता है वह क्रिया को ही संबोधित करता है। अगला देखें, क्रिया के बाद क्रिया विशेषण। जो क्रिया और विशेषण दोनों की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण। जिससे किसी क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण। जैसे वह तेज लड़का है और बहुत लगा दे तो बहुत तेज, यह विशेषण की विशेषता बताए। समुच्चय बोधक दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। विस्मयाद बोधक, ओ आ, ये सभी विस्मयाद बोधक मनोविकार को सूचित करने वाले शब्द को विस्मयाद बोधक कहते हैं। संज्ञा देखें, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। वैसे इनको अब व्यक्ति जाति और भाववाचक 3 प्रकार की संज्ञा को दिया गया है, क्योंकि आपके जातिवाचक में समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों आ जाती है। ठीक है। फिलहाल पांडे में इन्होंने 5 भेद होते हैं। संज्ञा भेद परिभाषा, व्यक्तिवाचक जिस संज्ञा में किसी एक ही वस्तु पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध हो वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे राम श्याम मोहन। ठीक है। जातिवाचक जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़का जात का बोध हो रहा है, लड़की किसी जाति, भैंस गाय। ठीक। यदि इनका नाम कर दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक पे चला जाएगा। जैसे राम की गाय हो जाए, श्याम की गाय, या उसका नामकरण कर दिया जाए। जैसे लड़का है, लड़के को कह दिया जाए मोहन, तो मोहन व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लड़का जातिवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक को देख लीजिए। समूहवाचक में क्या है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक जिस संज्ञा से मापतल वाली वस्तु का बोध हो द्रव्यवाचक हो जाए।
भाववाचक प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म या गुण, अवस्था तो व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञा का प्राय बहुवचन नहीं होता है, का बहुवचन नहीं होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि द्रव्यवाचक और भाववाचक बहुवचन नहीं होते। संज्ञा के रूपांतर या विकार तीन कारणों से होता है। एक तो आप लिंग के आधार पर बदल सकते हैं, एक वचन के आधार पर बदल सकते हैं और एक कारक के आधार पर बदल सकते हैं। लिंग देखिए, लिंग की परिभाषा संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। वचन विकारी शब्दों में जिस रूप में संख्या का बोध हो कि एक है कि दो है कि बहुत है, तीन है, चार है, जिससे संख्या का बोध हो वह वचन कहलाता है। तो हिंदी में दो और संस्कृत में तीन वचन होते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को हम कारक कहते हैं। ठीक है। हिंदी में लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए देखते हैं। हिंदी में वचन के दो, पेज नंबर 41 पे देखिएगा। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और एक है बहुवचन। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं जो निम्न: कारक, विभक्ति परसर, कर्ता कारक, ने, कर्म कारक, को, करण कारक, से, प्रदान कारक, को, के लिए, अपादान कारक, से, संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक, में, पर, संबोधन कारक, हे, अजी, अहो। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। आगे देखिए सर्वनाम। प्रयोग के अनुसार पे सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम परिभाषा व उदाहरण। पुरुषवाचक, पुरुष यानी वक्ता, श्रोता व अन्य नाम के बदले आने वाला शब्द पुरुषवाचक कहलाता है। मैं, तू, आप। निजवाचक सर्वनाम, निज माने क्या होता है? अपना। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप पुरुषवाचक, आपसे भिन्न। ठीक है। इसका एक उदाहरण हम बता दें, जैसे माँ आप भोजन कर लीजिए और मैं अपने आप खाना खाकर सो जाऊं। तो एक तो आप सूचित कर रहे हैं तो वह पुरुषवाचक भी चला जाएगा, और एक आप जो प्रयोग कर रहे हैं अपने लिए वह निजवाचक सर्वनाम में हो जाए। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का जब बोध होता है तो वह निश्चित, जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है। ठीक है। तो यह वह से। अनिश्चयवाचक देखिए, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का बोध नहीं होता, जैसे मुझे कुछ किताबें दे दीजिए, तो निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है, कोई हो गया। संबंधवाचक देखिए, जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो, जैसे सो। ठीक है। आगे देखिए, आगे है संबंधवाचक, जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए वह। प्रश्नवाचक देखिए, प्रश्नवाचक में यानी प्रश्न किया जाता है। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या। ठीक है। पत्रकारिता जगत में भी ये सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, कौन, क्या, कहाँ, कैसे। ठीक है। ये सब प्रकार के पत्रकारिता जगत में 6 प्रकार के सर्वनामों की चर्चा अधिकांश होती है, जिससे हम किसी भी सामने वाले जिससे प्रश्न पूछ रहे हैं, इन सारे प्रश्न लगा करके सर्वनामों को हम प्रश्न पूछ सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम होता है, एक मध्यम होता है, एक अन्य पुरुष। ठीक है। पुरुषवाचक में देखिए, हिंदी में सब मिला करके 11 सर्वनाम होते हैं। कैसे? एक वचन, बहुवचन। एक वचन में मैं, बहुवचन में हम। एक वचन में तुम, बहुवचन में तुम। आगे देखिए पेज नंबर 42 पे है, तीसरा है यह, बहुवचन में ये।
एक वचन में वह, बहुवचन में भी। एक वचन में सो, बहुवचन में से। एक वचन में आप, बहुवचन में भी आप। एक वचन में जो, बहुवचन में भी जो। एक वचन में कौन, बहुवचन में भी कौन। एक वचन में क्या, बहुवचन में क्या। एक वचन में कोई, बहुवचन में भी कोई। एक वचन में कुछ, बहुवचन में भी कुछ। ठीक है। सर्वनाम के रूपांतर 3 कारणों से होते हैं। अब किसी भी सर्वनाम को आप 3 तरीके से बदल सकते हैं, एक पुरुष के आधार पर, एक वचन के आधार पर और एक कारक के आधार पर। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर नहीं होता। लिंग जो होता है उसके कारण कोई भी रूपांतर आप नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, क्योंकि एक निकाल दिया गया था संबंध में। विशेषण देखिए, ठीक है। एक जो है सर्वनाम में सब 7 ही कारक होते हैं, क्योंकि पीछे बताया है कि संबोधन जो कारक है वो नहीं लिया जाता है। आगे देखिए विशेषण। कामता प्रसाद गुरु के आधार पर विशेषण के भेद एवं उपभेद का रेखांकित रेखाचित्र निम्न है। विशेषण 3 प्रकार के, संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है। अब देखिएगा फिर क्या हुआ। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक। और इधर सार्वनामिक में मूल सार्वजनिक और यौगिक सार्वजनिक। मूल, ठीक है। इधर फिर निश्चित संख्यावाचक के फिर पाठ देखिए, गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधवाचक। गुणवाचक के 2, एक पूर्णांक बोधक और एक अपूर्णांक। इसको विस्तृत आप लोग व्याकरण की कक्षा में पढ़ सकते हैं। जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिए रहिए। विशेषण के रूपांतर के संबंध में कामता प्रसाद गुरु का मत सर्वमान्य है, जो निम्न है। देखिए पेज नंबर 43 पे। हिंदी में आकारांत विशेषणों को छोड़कर दूसरे विशेषणों में कोई रूपांतर नहीं होता, पर उस सब विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। इस प्रकार के विशेषणों का विकास संज्ञाओं के समान उनके अंत के अनुसार होता है। हिंदी में विशेषण की 3 तुलनावस्था मानी जाती है। नंबर 1 है मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री, उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। अंग्रेजी में जैसे पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक हिंदी में भी वैसे विशेषण की तुलना के लिए 3 अवस्था होती है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। बेटर क्या है, तुलना करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। आगे देखते हैं क्रिया। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के 2 भेद हैं, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक तथा प्रयोगार्थक धातु बनते हैं, और संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु बनते हैं। एक धातु में एक या 2 धातु जोड़ने से संयुक्त धातु बनती है। तो 3 प्रकार से हम धातुएं बनाते हैं। क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया अमाने नहीं कर्म, जिसमें कर्म नहीं होता है, ऐसी क्रिया, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म नहीं होता अकर्मक हो जाता है, और जिसमें कर्म होता है सकर्मण, कर्म सहित जो क्रिया हो उसे सकर्मक क्रिया। क्रिया के रूपांतर निम्नलिखित कारणों से होते हैं। क्रिया के रूपांतर वाच्य, काल, अर्थ, पुरुष, लिंग, वचन, ये जो 6 प्रकार हैं, 6 प्रकार से कर सकते हैं। वाच्य की परिभाषा देखें, जिससे यह माना जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में वॉइस कहते हैं ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक उसी प्रकार से है वाच्य, उसको हिंदी में कहते हैं। जिसे यह जाना जाता है कि वो वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। काल, जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, कि जो काम हुआ है वह प्रेजेंट में हुआ है, कि पास्ट में हुआ, कि फ्यूचर में हुआ है। ठीक है। अर्थ या भाव,
क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीत या प्रयोजन का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं। ठीक है, ध्यान दे ये रहिए। पुरुष, 3 पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। लिंग, 2 लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। वचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इतने आधार पे आप क्रिया को बदल सकते हैं। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के निर्धारण करने के प्रयोग को प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, लिंग, वचन तथा पुरुष के निर्धारण करने को क्या कहा जाता है? प्रयोग कहा जाता है। प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्तरी प्रयोग होता है, एक कर्मणी प्रयोग होता है, एक भावी प्रयोग होता है। तो प्रयोग 3 प्रकार कौन कौन से हैं? कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग और भावी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग क्या है? कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का रूपांतर होता है उसे हम कर्तरी प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष जिसमें हो और उसके अनुसार क्रिया में बदलाव अगर किया जा रहा है तो कर्तरी प्रयोग। कर्मणी प्रयोग क्या है? जिस क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कर्म के पुरुष लिंग और वचन के अनुसार होते हैं उसे कर्मणी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और भावे प्रयोग क्या है? जिस क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते हैं उसे मतलब भाव प्रयोग करते हैं, मतलब भाव के अनुसार होते हैं, उसमें कर्ता और कर्म के अनुसार प्रयोग नहीं किया जाता। कर्मणी प्रयोग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है कर्तृवाच्य कर्मणी प्रयोग, कर्मवाच्य कर्मणी। ठीक है, क्योंकि कर्मणी प्रयोग में 2 चीजें प्रयोग की जाती है। अब भाव्य प्रयोग में 3 भेद है, कर्तवाच्य भाव्य प्रयोग, कर्मवाच्य भाव्य प्रयोग और भाववाच्य भाव्य प्रयोग। ठीक है, ये 3 है भाव के। वाच्य के 3 भेद होते हैं, वाइस जिसे कहते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में क्या होता है? 2 होते हैं वाइस, जो होता है 2, एक एक्टिव वाइस और एक पैसिव वाइस। ठीक है, इसमें आपको 3 मिलेंगे हिंदी में, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में क्रिया के कालों को मुख्यतः 3 भेद होते हैं जो निम्न है, जानते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल क्या है? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। ठीक है, और भूतकाल में क्या है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। और भविष्य काल में क्या है? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य। ठीक है, भाव या अर्थ की दृष्टि से क्रिया मुख्यतः 5 भेद है। नंबर 1 है निश्चयार्थक, दूसरा है संभावनार्थ, तीसरा है संदेहार्थ, चौथा अज्ञार्थ और 5वां संज्ञातार्थ। ठीक, क्रिया के जिन रूपों का उपयोग संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों के समान हो उन्हें कृदंत कहते हैं। रूप के अनुसार कृदंत 2 प्रकार के होते हैं, विकारी कृदंत और अविकारी। अविकारी ही अव्यय है, जानते रहिएगा कृदंत। ठीक, विकारी कृदंत में क्या आएगा? क्रियार्थक संज्ञा आएगी, वाचक संज्ञा आएगी, वर्तमान कालिक कृदंत आएगा और भूतकालिक। और अविकारी या अव्यय कृदंत में क्या आएगा? पूर्वकालिक कृदंत, तत्कालिक कृदंत, अपूर्ण क्रिया द्योतक, पूर्ण क्रिया द्योतक। आगे आइए, पेज नंबर 45 पे, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण 3 भेद। नंबर 1 साधारण, नंबर 2 संयोजक, नंबर 3 अनुबंध। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। नंबर 1 है मूल या ऋण, नंबर 2 है यौगिक, नंबर 3 स्थानीय। इस भेद को हरदेव बाहरी ने स्वीकार नहीं किया है। स्थानीय अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्यतः 2 भेद। नंबर 1 है रीतवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। नंबर 1 है अधिकता बोधक, नंबर 2 है न्यूनता बोधक, नंबर 3 है पर्याप्तिवाचक, नंबर 4 तुलनात्मक वाचक और नंबर 5 श्रेणीवाचक। आगे देखिए संबंध सूचक।
प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है संबद्ध और नंबर 2 है अनुबद्ध। व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध सूचक के दो प्रकार है, मूल और यौगिक। समुच्चय बोधक में देखिए, समुच्चय बोधक अवयवों के मुख्य दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय के मुख्यतः चार भेद जो अग्रांकित हैं। देखिएगा, भेद उदाहरण। भेद है संयोजक, उदाहरण में और, व, एवं, तथा भी। विभाजक में या, व, अथवा, कीमा, की, या, क्या क्या। विरोध दर्शक में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। परिमाण दर्शक में इसलिए, सो, अतः, अतएव। व्याकरण समुच्चय के मुख्यतः चार भेद है जो निम्न है। भेद उदाहरण। कारणवाचक देखिए, क्योंकि, उदाहरण है जो, कि, इसलिए। उद्देश्यवाचक में जो, कि, जो, ताकि, इसलिए। संकेतवाचक में जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथा, चाहे, परंतु। स्वरूपवाचक में कि, जो, अर्थात, यानी, मानो। ठीक है। इसके बाद है निपात। निपात क्या है? वे अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने तथा दूसरों के साथ मिलाने, पेज नंबर 46 पर का काम करते हैं। ठीक है। पेज नंबर 46 देखिएगा। निपात के मुख्यतः 9 भेद है जो निम्न है। निपात और उदाहरण। निपात स्वीकार्य, उदाहरण हाँ जी। नकारार्थक नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक मत। प्रश्नबोधक क्या, न। इसमें बोधक क्या, काश, काश की। बलदायक या सीमा बोधक तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। तुलना बोधक सा। अवधारणा बोधक ठीक, लगभग, करीब। आदर बोधक जी। ठीक है। हम लोग आ गए हैं समास। अब इसी पर आज की क्लास को किया जा रहा है समाप्त। तो पेज नंबर आज 44 तक हो गया है। आगे कल हम 44 से आगे पढ़ेंगे। आप लोग इसको एक बार देखने के बाद फिर इसको बार बार देखेंगे तो ये चीजें धीरे धीरे करके आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। परीक्षा को पास करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर बाद में ज्ञानी आदमी बन सकता है। इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए कि परीक्षा में वन लाइनर आता है, वह विकल्पी रहता है, तो ज्यादा मायने रखेगा। इसलिए चाहे नेट की परीक्षा हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो, किसी भी हिंदी साहित्य की परीक्षा हो, सबके लिए सरस्वती पांडे बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। तो अब क्लास को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। आप लोग का प्रेम स्नेह इसी तरीके से बना रहे। आपको कैसा लग रहा है, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।